हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हमने लीनियर विचर पोटेंशियल को डिराइव कर लिया था। हमने बोला था कि हम पहले पोटेंशियल डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद हमारा मेन टारगेट है कि हम पोटेंशियल को यूज करके फील्ड्स डिराइव करेंगे। तो हमने लीनियर विचर पोटेंशियल मूविंग चार्ज के लिए कैलकुलेट किया था। तो आज हम मूविंग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमने जो चीज पढ़ लिया था उसको थोड़ा रिकैप करते हैं। लीनियर विचर पोटेंशियल हमने फाई पढ़ा था और ए पढ़ा था। फाई का कुछ इस प्रकार वैल्यू आया था 1/4πε0 क्यू सी डिवाइडेड बाय एस सी माइनस एस वेक्टर डॉट वी वेक्टर। और जो हमारा वेक्टर पोटेंशियल है वो कैसे आया था, वी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू फाई। अभी ये दोनों चीज को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे और या फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। आपको दो एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले कैसे निकाला हुआ है पोटेंशियल्स को यूज करके, वो कुछ इस प्रकार है, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई माइनस डो ए बाय डो टी। और वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, कर्ल ऑफ ए। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम पहले थोड़ा सा प्रीवियस जो हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में वो थोड़ा सा और रिकैप करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि हमने पी पॉइंट में पोटेंशियल डिराइव किया, जिसका पोजीशन वेक्टर आर था और जो एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रिटार्डेड पोजीशन का बात किया जाए वो हम डब्ल्यू टी आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू ऑफ टी आर। और फिर उसके बाद इसको एस वेक्टर बोलेंगे, जो रिटार्डेड पोजीशन और पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है जो वेक्टर। तो इसके बाद हमको कुछ एक्सप्रेशन डिराइव हुए थे। ये चीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो पहले पिछला वीडियो को थोड़ा सा आप फिर से समझने का कोशिश कीजिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, फाई निकालेंगे, ग्रेड फाई। फाई हमारे पास है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें ग्रेड फाई पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सेकंड टर्म को इवेलुएट करना पड़ेगा और फाइनली हमको ई पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेड फाई से। नाउ ग्रेड फाई को अगर मुझे डिराइव करना है, निकालना है, तो पहले तो मैं कांस्टेंट टर्म को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्यू सी 4πε0 कांस्टेंट को एज इट इज रख दिया। उसके बाद जो 1/SC माइनस एस वेक्टर डॉट वी वेक्टर है उसका डेरिवेटिव होगा और उसके बाद उसका ग्रेडियंट लिखूंगा मैं। ये क्या किया मैंने, सिंपली चेन रूल अप्लाई किया। पहले इसका डेरिवेटिव किया, फिर उसके बाद उसका ग्रेडियंट लिखा। क्योंकि ये डायरेक्टली तो हम नहीं बोल सकते, इसका डायरेक्टली उसको डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो इसको चेन रूल अप्लाई करना पड़ा। नाउ अगर मैं बोलूं कि मुझे आगे स्टेप में ग्रेडियंट इवेलुएट करना है, ग्रेडियंट ऑफ एस सी माइनस एस वेक्टर वी वेक्टर, तो मुझे दोनों टर्म का ग्रेडियंट अलग अलग से निकालना पड़ेगा। ग्रेडियंट ऑफ एस इंटू सी उसका अलग से और ग्रेडियंट ऑफ एस वेक्टर वी वेक्टर। तो पहले हम बड़ा वाला जो डेरिवेशन है, ग्रेडियंट ऑफ एस वेक्टर और वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर वाला चीज को निपटाते हैं। जो फर्स्ट टर्म का ग्रेडियंट है वो इतना बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। सो अगर मैं बोलूं ग्रेडियंट ऑफ टू वेक्टर्स जो डॉट प्रोडक्ट होके हैं ए डॉट बी, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत इसलिए लगेगा क्योंकि हमको चार टर्म्स मिलते हैं। ये एक आइडेंटिटी है, आप इसको याद रखिए। पहले तो मुझे ए डॉट डेल इंटू बी, सेकेंड टर्म बनेगा बी डॉट डेल इंटू ए, थर्ड टर्म में आ जाएगा कर्ल ऑफ बी, ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी, और उसके बाद फोर्थ टर्म में फिर से बी क्रॉस कर्ल ऑफ ए। सो ये चारों टर्म को मुझे अलग अलग से इवेलुएट करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं अगर ग्रेडियंट ऑफ एस डॉट वी लिखूं तो मुझे एक, दो, तीन और चार, ये चारों टर्म को पहले इवेलुएट करना पड़ेगा एक एक करके।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से। सो फर्स्ट टर्म में मेरा एस डॉट डेल, एस डॉट डेल, एस को मैं बोल सकता हूँ चलो एस एक्स आई कैप, या फिर एस एक्स एक्स कैप, एस वाई वाई कैप, एस जेड जेड कैप है। तो उसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ ग्रेडियंट के साथ, मतलब डेल ऑपरेटर के साथ, तो फिर मेरा कुछ इस प्रकार बन के आ जाएगा। और v को मैंने लिखा रखा एज इट इज बाहर है। v इज द फंक्शन ऑफ टी आर, रिटार्डेड टाइम, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए। नाउ अगर मैं बोलूं डो बाय डो एक्स ऑफ v, अभी डो बाय डो एक्स ऑफ v अगर मैं करता हूं तो मुझे फिर से चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि v है फंक्शन ऑफ टी आर। मैंने अभी अभी आपको ध्यान में लाया कि v है फंक्शन ऑफ टी आर, तो इसीलिए मुझे v को पहले टी आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर टी आर को x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। टी आर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है क्योंकि टी आर इज इक्वल टू टी माइनस एस बाई सी, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है इसका। तो सिमिलरली आप और भी दो टर्म को एक इसी तरह से ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो dv बाई डी टी आर है, डो वी बाई डो टी आर और डो वी बाई डो टी आर, ये जो तीन टर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे, इससे हम एक्सीलरेशन बोलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रिटार्डेड टाइम, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो फिर हम इसको एक्सीलरेशन बोलेंगे। और बाकी का जो टर्म बचा है वो आप देखिए, ध्यान से देखिए क्या है, डो टी आर बाय डो एक्स, डो टी आर बाय डो वाई, डो टी आर बाय डो जेड। तो ये ग्रेडियंट ऑफ टी आर ही तो लिखा है, तो ग्रेडियंट ऑफ टी आर को साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा एस को, तो मुझे ये चीज मिल जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, थोड़ा सा आप इसको खुद ध्यान में रख के समझने का कोशिश कीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं सेकंड टर्म पे। थोड़ा सा आज थोड़ा लेक्चर को हम थोड़ा फास्ट प्रोसीड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज थोड़ा मैथमेटिक्स हमको करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप्स को हमको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। नाउ सेकंड टर्म पे देखिए। सेकंड टर्म में लिखा है मेरे को v डॉट डेल इंटू एस। एस को मैं लिख सकता हूँ r माइनस डब्ल्यू, एस वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस डब्ल्यू वेक्टर। तो इसको अलग अलग से मुझे टर्म वाइज इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, v डॉट डेल आर वेक्टर माइनस v डॉट डेल डब्ल्यू वेक्टर। डब्ल्यू वेक्टर जैसे कि आपको पता है कि डब्ल्यू वेक्टर हमारा इट इज द फंक्शन ऑफ टी आर, इट इज द फंक्शन ऑफ टी आर। नाउ ये वाला जो टर्म है सेकंड टर्म, इसको मुझे अलग से इवेलुएट करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसका वैल्यू ये सिंपली मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, देखिए फर्स्ट टर्म को देखिए, फर्स्ट टर्म को जब मैंने इवेलुएट किया तब s डॉट डेल इंटू वी वेक्टर, ये वी वेक्टर था फंक्शन ऑफ रिटार्डेड टाइम, टी आर फंक्शन ऑफ रिटार्डेड टाइम। तो इसको जब मैंने इसी मेथड से प्रोसीड करके फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, वेलोसिटी का डेरिवेटिव आ गया टी आर के रेस्पेक्ट में, एक्सीलरेशन। उसके बाद एस डॉट टी आर, एस वेक्टर था, एस वेक्टर यहाँ पे भी है, डॉट टी आर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं v डॉट डेल, तो कैसे पता चलेगा क्या है v डॉट डेल, तो w, w का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन होके a आ गया था, यहाँ पे w का डिफरेंशिएशन होके v आ गया है। w आपका पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन का मैं टाइम, रिटार्डेड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे वेलोसिटी आ जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गया। और अंदर क्या है, एस वेक्टर एज इट इज एस वेक्टर था, तो यहाँ पे वी वेक्टर एज इट इज वी वेक्टर डॉट टी आर। तो आप सेम चीज को आप यहाँ पे फिर से आप सेम स्टेप्स को रिपीट करके कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। ये जो टर्म है वी डॉट डेल इंटू आर, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए इसको अलग से मुझे फिर से निकालना पड़ेगा। v को मैं लिख सकता हूँ वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप, और डेल को डो बाय डो एक्स आई कैप, डो बाय डो जेड, ऐसे करके तीन टर्म आएगा, डॉट प्रोडक्ट होगा तो वी एक्स डो बाय डो एक्स, वी वाई डो बाय डो वाई, वी जेड डो बाय डो जेड, और पोजिशन वेक्टर को एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप। नाउ इसको मैं अगर आगे प्रोसीड करूँ,
तो आप सिंपली देख सकते हैं x के साथ दो एक्स बाय दो एक्स हो जाएगा, y के साथ दो बाय दो वाई, बाकी सब टर्म जीरो हो जाएंगे। तो सिंपली हमको v वेक्टर ही मिलेगा। बहुत सिंपल। तो पहले के दो टर्म हमने इवेलुएट कर लिया, बचा उसके बाद थर्ड और फोर्थ टर्म। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो पहले के दो टर्म जो हमको मिला, हम उसको पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म से ये आया और सेकंड टर्म से ये आया। थर्ड टर्म को अभी अगर हम इवेलुएट करते हैं तो देखिए क्या बन के आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमको कर्ल लेना है वेलोसिटी का। तो कर्ल हम कैसे लिखते हैं? मैट्रिक्स फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो तीन टर्म बन के आएगा, एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप। कर्ल एक वेक्टर देता है हमको, तो ये एक वेक्टर बन के आ गया। नाउ पिछले स्लाइड में हमने एक चीज देखा था, वेलोसिटी ना डायरेक्टली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। यहाँ पे हर जगह मेरे को स्पेस के रेस्पेक्ट में मैंने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके रखा है, जबकि ये हो नहीं सकता। तो मुझे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे वेलोसिटी को पहले टी आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी का हर एक कंपोनेंट को, और टी आर को फिर स्पेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये पहला टर्म के लिए ये मैंने ऐसे लिखा है, वी जेड डो वी जेड बाई डो वाई को मैंने लिखा है डो वी जेड बाई डो टी आर बाई डो वाई, माइनस इस ये वाला टर्म को फिर क्या लिखा, वाई के रेस्पेक्ट में टी आर, वी वाई के रेस्पेक्ट में टी आर, फिर डो टी आर बाई डो जेड। तो फिर ये वाला एक फर्स्ट टर्म मतलब एक्स कैप वाला टर्म से बन के आया है। अब बाकी और दो टर्म बचा हुआ है, वो दो टर्म के लिए फिर दो अलग अलग फिर से आएगा। मैं इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखना चाहता अभी, तो आप इसको अपने ही मतलब बहुत सिंपल है, इसको आप खुद लिख सकते हैं। आगे का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा पेन पेपर लेके आप ट्राई करके देखना। इधर डी वी जेड डी टी आर है, डी वी वाई डी टी आर है। ये कुछ लग रहा है कि एक्सीलरेशन का कोई टर्म आने वाला है इधर, और फिर डो टी आर बाई डो वाई डो टी आर बाई डो जेड है। तो मतलब यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ टी आर भी आने वाला है। आप दोनों को चीज को आप थोड़ा सा अगर पेन पेपर लेके ट्राई करके देखें, एक्सीलरेशन का टर्म्स लीजिए, ये वाला सब एक्सीलरेशन का टर्म है, डो वी एक्स बाय डो टी आर, डो वी वाई बाय डो टी आर। तो ये सब एक्सीलरेशन का डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसको लीजिए और उसको आप क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए ग्रेडियंट ऑफ टी आर के साथ। ग्रेडियंट ऑफ टी आर के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, डो टी आर बाय डो एक्स, डो टी वाई बाय डो एक्स, सॉरी डो टी आर बाय डो एक्स, डो टी आर बाय डो वाई। तो ऐसे करके तीन उसके भी कंपोनेंट्स होंगे। तो आप फिर मैट्रिक्स फॉर्मेट में इनको क्रॉस प्रोडक्ट करके देखिए, आपको पूरा यही टर्म आएगा जो यहाँ पे आपको दिखने वाला था। टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा इस चीज को स्किप किया यहाँ पे। ये बहुत सिंपल है, आपको आ जाएगा ये चीज। फिर तो सेकंड टर्म थर्ड टर्म को भी हमने निकाल लिया। अभी हम जाएंगे फोर्थ टर्म तक। थर्ड टर्म को हमने जो निकाला उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। फोर्थ टर्म में अब क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में लिखा लिखा है v क्रॉस कर्ल ऑफ s। तो इसको इवेलुएट करने के लिए पहले तो हम कर्ल ऑफ s को इवेलुएट करेंगे। कर्ल ऑफ s है कर्ल ऑफ r माइनस डब्ल्यू, s है r वेक्टर माइनस w वेक्टर। तो इसलिए इसका कर्ल को अगर हमको इवेलुएट करना है तो हम ऐसे करेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, कर्ल ऑफ आर माइनस कर्ल ऑफ डब्ल्यू तो अलग अलग टर्म करके स्प्लिट कर दिया। पहला वाला जो टर्म है कर्ल ऑफ आर, ये बन जाएगा आपका जीरो। क्यों जीरो बनेगा, कर्ल ऑफ आर मतलब कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक पॉइंट को, उसको कनेक्टिंग वेक्टर को मैं पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूँ। इस पोजीशन वेक्टर का क्या कोई कर्ल प्रॉपर्टी है, इसमें तो कोई कर्ल प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो इसका कर्ल तो जीरो आएगा। ऐसे आप थोड़ा इंट्यूशन से भी समझ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अगर ये समझ नहीं पा रहे हो मैंने क्या बोला, तो आप वही कर्ल जैसे निकालते हैं आप वैसे ही सिंपली मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेके देखो, जीरो आएगा। अभी सेकंड टर्म पे फोकस करते हैं, कर्ल ऑफ डब्ल्यू। कर्ल ऑफ डब्ल्यू क्या बन रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ v क्रॉस टी आर। ये कैसे आया, इसके लिए आप ध्यान में रखो कर्ल ऑफ v
कर्ल ऑफ वी मैंने कैसे निकाला था, इसका एक्सप्रेशन निकल के आया माइनस वी का डिफरेंशिएशन होने के बाद जो आता है ए क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ टी आर। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे है कर्ल ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू भी एक फंक्शन ऑफ टी आर था, वी वाज द फंक्शन ऑफ रिटार्डेड टाइम, डब्ल्यू भी फंक्शन ऑफ रिटार्डेड टाइम है। अभी ये जो फंक्शन ऑफ रिटार्डेड टाइम है, जब v का एक्सप्रेशन निकाल रहे थे हम, इसका डिफरेंशिएशन होके यहाँ आ गया, तो w का डिफरेंशिएशन है v, वो आ जाएगा यहाँ पे v क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ टी आर। ए क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ टी आर था यहाँ पे बन जाएगा w का डिफरेंशिएशन v क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ टी आर। नाउ यहाँ पे एक माइनस था, यहाँ पे माइनस कहाँ चला गया, अरे यहाँ पे मैंने कर्ल ऑफ v निकाला था तब माइनस आया था, यहाँ पे माइनस कर्ल ऑफ w निकाल रहा हूँ, तो वो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो यहाँ पे मुझे चौथा टर्म भी मिल गया। तो ऑलरेडी मैंने 4 टर्म यहाँ पे निकाल के रख दिया। इन 4 टर्म का मुझे अभी अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी फॉर्मेट में है। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए एक सिंपल ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। बी ए सी सी ए बी रूल, ये हमको आगे भी बहुत बार यूज करने वाले हैं इसी लेक्चर में, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी ए सी ए बी रूल। सेम रूल का अगर मैं यूज करूं तो ये थर्ड और फोर्थ टर्म को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं। देखिए कैसे, पहले 2 टर्म को मैंने एज इट इज रखा, या फिर आप बोल सकते हैं पहले 3 टर्म, 1 2 और 3, पहले 3 टर्म को मैंने एज इट इज रखा और बाद में जो लास्ट का जो दो टर्म है उसको मैंने फिर क्या किया, देखिए ये वाला s क्रॉस a क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ टी आर, इसको जब मैंने इस फॉर्मेट में डाला, मतलब इस फॉर्मूला में डाला, तो इसमें इसको मुझे 2 टर्म बन के आया, ये 2 टर्म, और सिमिलरली जो लास्ट वाला जो है v क्रॉस टी आर डेल टी आर, उसमें फिर ये 2 टर्म बन के आया। फिर उसके बाद अगर हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये बन के आ जाएगा। बहुत डिफिकल्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे v v डॉट डेल टी आर, और यहाँ पे जो ये वाला जो टर्म है v डॉट डेल टी आर इंटू वी, ये दोनों टर्म प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 2 टर्म गायब हो गए। अब देखिए ए एस डॉट डेल टी आर फर्स्ट टर्म है, ए एस डॉट डेल टी आर ये वाला टर्म है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, तो 4 टर्म तो ऑलरेडी उड़ गए, वैनिश हो गए, 1 2 3 एंड 4 दिस टर्म्स विल बी कैंसलिंग ईच अदर। बचा कुचा जो टर्म है उससे ये बन के आ जाएगा, v था यहाँ पे, v यहाँ पे भी है एज इट इज रखा हुआ है, s डॉट ए डेल टी आर, s डॉट ए डेल टी आर, और जो लास्ट टर्म था माइनस वी स्क्वायर वी डॉट बी वी स्क्वायर डेल टी आर। तो यही चीज को मैंने सिंप्लीफाई करके रखा है। तो ग्रेडियंट ऑफ s डॉट वी काफी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है, पर मुझे अगर आगे बढ़ना है, मुझे ग्रेडियंट ऑफ टी आर का वैल्यू भी पता करना पड़ेगा। ग्रेडियंट ऑफ टी आर का वैल्यू क्या है, ये जानने से पहले हम कुछ और चीजें भी सिंप्लीफाई करते हैं, फिर एक साथ हम चीजों को थोड़ा डिराइव करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको थोड़ा मैं समराइज करता हूँ, जितना भी मैथमेटिक्स किया। हमको ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना था। ग्रेडियंट ऑफ फाई कुछ इस प्रकार आया था, जिसमें हमने पहले ग्रेडियंट ऑफ एस डॉट वी निकाला। ग्रेडियंट ऑफ एस डॉट वी अभी कुछ समय पहले हमने डिराइव किया, ये बन के आया। लेकिन इसको अगर मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, मुझे डेल टी आर का वैल्यू पता करना पड़ेगा। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले डो ए बाय डो टी को भी सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ए का वैल्यू हमको पता है वी वेक्टर बाय सी स्क्वायर इंटू फाइव। अगर मैं बोलूं इधर से मैं डो ए बाय डो टी निकाल सकता हूं,
निकाल सकता हूँ। कैसे? मैं सी स्क्वायर को, एक कांस्टेंट है ये, मैं इस तरफ ले जाऊंगा, सी स्क्वायर, और डो ए बाय डो टी अगर मैं लिखता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा, डो बाय डो टी ऑफ वी इंटू फाई। यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों टर्म का अलग अलग से मुझे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। डो वी बाय डो टी इंटू फाई प्लस वी इंटू डो फाई बाय डो टी। एज इट इज नहीं रख सकते हम इसको, क्योंकि इधर v, डो वी बाय डो टी जो है, v इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, प्रेजेंट टाइम, इट इज ए फंक्शन ऑफ रिटार्डेड टाइम। तो इसीलिए डो वी बाय डो टी आर, उसके बाद जाके चेन रूल अप्लाई करके डो टी आर बाय डो टी किया है हमने। सेकेंड टर्म एज इट इज है। नेक्स्ट, डीवी बाई डी टी आर को हमने एक्सीलरेशन लिखा, फाई को एज इट इज रखा, और बाकी जो टर्म था उनको रख दिया। आगे बढ़ने से पहले हमको डो फाई बाय डो टी को वैल्यू को भी इवेलुएट करना पड़ेगा। डो फाई बाय डो टी को चलो अभी इवेलुएट करते हैं। डो फाई बाय डो टी, फाई का वैल्यू हमको पता है क्यू सी बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय एस सी माइनस एस डॉट वी। अभी इसको अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले तो मुझे पता है कि सिंपली जो क्यू सी बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, क्यू सी बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया। बाकी इसको अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया -1 बाय एस सी माइनस एस वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और उसके बाद इसी चीज का फिर डिफ्रेंशिएशन हुआ, चेन रूल अप्लाई किया, कुछ एक्स्ट्रा और डिफरेंट नहीं किया चीजें, बस चेन रूल अप्लाई किया। नाउ हमको पता है एस वेक्टर इज इक्वल टू सी टी माइनस टी आर, क्योंकि आपको पता था टी आर, रिटार्डेड टाइम, इज इक्वल टू टी माइनस एस बाय सी। तो एस इक्वल टू ये फॉर्मेट में आ रहा था, सी होल इंटू टी माइनस टी आर। तो इसी चीज को एस का वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर दिया। कहाँ पे? यहाँ पे डो बाय डो टी के अंदर जो एस है। तो बस इसी स्टेप में कुछ और सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, बस एस का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ बन के आ गया सी स्क्वायर टी माइनस टी आर। नाउ अभी हम डिफ्रेंसिएशन को कंटिन्यू करेंगे। सी स्क्वायर टी का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी तो 1 होगा, मतलब सी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर बाहर आ गया 1, माइनस डो टी आर बाय डो टी, डो टी आर बाय डो टी, माइनस डी बाई डी टी, डो बाई डो टी ऑफ एस डॉट वी। अभी एस डॉट वी का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा एस और वी के लिए। पर आपको पता है ना ही एस टी का फंक्शन है, ना ही वी टी का फंक्शन है। एस और वी दोनों आपका रिटार्डेड टाइम का फंक्शन है। दे बोथ डिपेंड ऑन टी आर, नॉट ऑन टी डायरेक्टली। सो पहले जब डिफरेंशिएशन हो रहा है एस डॉट वी का, जब डिफरेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू टी, तब मैंने चेन रूल अप्लाई किया, पहले टी आर के रेस्पेक्ट में, फिर टी आर का टी के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली सेकेंड टर्म वी डॉट एस का डिफरेंशिएशन आने वाला था, अब एस का डिफरेंशिएशन में भी चेन रूल अप्लाई हुआ, पहले टी आर के रेस्पेक्ट में, फिर टी आर का टी के रेस्पेक्ट में। तो इसमें बस चेन रूल अप्लाई हुआ है। अब आप एक चीज ध्यान में रख सकते हैं, आपको पता है कि मैं एस इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू होता है। तो मतलब अगर मैं बोलूं व्हाट इज डो एस बाय डो टी आर, एस का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रिटार्डेड टाइम, ये क्या होने वाला है? इससे क्या, आर आर का तो जीरो आ जाएगा, रिटार्डेड टाइम का रेस्पेक्ट में तो जीरो आएगा। डब्ल्यू टी आर रिटार्डेड टाइम के रेस्पेक्ट में देगा वी, वेलोसिटी देगा, और माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो डी एस बाई डी टी आर है उसको मैं माइनस भी लिख सकता हूँ। तो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा माइनस वी को, तो v इंटू माइनस वी स्क्वायर बन जाएगा, जो कि इस टर्म में आपको दिख रहा है माइनस वी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए डी वी बाई डी टी आर है, जिसका वैल्यू मैं a लिख सकता हूँ, ए डॉट एस, और इन दोनों टर्म से मैंने डो टी आर बाई डो टी को कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, और सी स्क्वायर जो था, सी स्क्वायर के साथ भी डो टी आर बाई डो टी था, तो वो भी मैंने यहाँ पे लेके लिख दिया है, और एक सी स्क्वायर सिंपली खाली बैठा हुआ है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन हमने कर लिया यहाँ तक। आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम।
अभी हम जो डो फाई बाय डो टी का वैल्यू जो था निकाला था वो यहाँ पे पुट करने के लिए निकाला। अभी इसी स्टेप में हम डो फाई बाय डो टी का वैल्यू को इधर से लाके पुट करेंगे। तो क्या बन के आएगा, सी स्क्वायर डो ए बाय डो टी इज इक्वल टू ए फाई डो टी आर बाय डो टी, जो जैसे था वहीं पे एज इट इज ऐसे ही रखा। बाकी का जो टर्म था v इंटू ये वाला चीज v इंटू डो फाई बाय डो टी का वैल्यू लेके पुट कर दिया। नाउ सी स्क्वायर को लेके आप राइट हैंड साइड में पूरा लेके डिवाइड कर दीजिए और डो डो टी आर बाय डो टी को कॉमन निकाल लीजिए। तो फिर आपका ऐसे सिंप्लीफिकेशन बन के आ जाएगा। एक ही स्टेप का बात है, ध्यान से देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन बन के आ जाएगा। तो मैंने डो ए बाय डो टी को भी कैलकुलेट किया और ग्रेडियंट ऑफ फाई को भी कैलकुलेट किया। दोनों को मैं कैलकुलेट कर चुका हूं कुछ हद तक, पर अभी मैं डायरेक्टली पुट करके ई का वैल्यू नहीं निकालने वाला। अब डायरेक्टली पुट करूंगा तो मुझे ग्रेडियंट ऑफ टी आर और डो टी आर बाय डो टी का दोनों का वैल्यू मुझे जरूरत पड़ेगा। तो पहले मैं ये जो ब्लू कलर के शेडिंग में मैंने जो दिखाया, हाईलाइट करके जो दिखाया है, ये दोनों का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। इन दोनों का वैल्यू को डिराइव करने के लिए एक अप्रोच आपको ग्रिफिथ में दिखेगा, थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच है, और एक अप्रोच मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो कि स्पेस टाइम डायग्राम का अप्रोच है। तो पहले हम डिराइव करते हैं इसको यूजिंग स्पेस टाइम डायग्राम, द स्पेस टाइम डायग्राम अप्रोच। स्पेस टाइम डायग्राम क्या होता है, पहले थोड़ा सा मैं इसको आपको एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इन डेप्थ हम नहीं जा सकते इस लेक्चर में। देखिए, स्पेस टाइम डायग्राम से हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमने उसका स्पेस को रिप्रेजेंट किया, पोजीशन को, और टाइम एक्सिस में मैंने टाइम को रिप्रेजेंट किया, मतलब वाई एक्सिस में मैंने टाइम को रिप्रेजेंट किया। लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्केलिंग फैक्टर भी दिया है विच इज द स्पीड ऑफ लाइट c। सो x है हमारा x एक्सिस में और ct है मेरा y एक्सिस में। स्केलिंग फैक्टर देने का क्या फायदा हो रहा है, ct लिखने से आपका वेलोसिटी इनटू टाइम या आपका पोजीशन का डायमेंशन सेम बन रहा है y और x एक्सिस का। तो अगर मैं स्लोप निकालूं y एक्सिस का c डेल टी, डेल वाई बाय डेल एक्स होता है ना स्लोप, तो c डेल टी और डेल एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c डिवाइडेड बाय डेल एक्स बाय डेल टी। डेल एक्स बाय डेल टी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो जो स्लोप आ रहा है वो c बाय v आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक येलो कलर का लाइन को मैंने शो किया है। व्हाट डज दिस लाइन रिप्रेजेंट, ये लाइन एक फोटोन का ट्रेजेक्टोरी को रिप्रेजेंट करेगा। फोटोन एक्स और टी में कैसे चल रहा है, एक फोटोन, फोटोन तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा। तो फोटोन जब मूव करेगा उसका स्पीड वेलोसिटी c के बराबर होगा। तो अगर उसका वेलोसिटी c के बराबर है तो स्लोप बन के आ जाएगा 1, मतलब 45 डिग्री में वो लाइन बनेगा। तो सेम चीज को यहाँ पे मैंने दिखाया है, स्लोप है यहाँ पे 45 डिग्री, स्लोप 45 डिग्री है। और ये जो लाइन बना है ये फोटोन का वर्ल्ड लाइन है, वर्ल्ड लाइन, वर्ल्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये फोटोन का। इसको हम एनालिसिस करेंगे। ये मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस में बोला, अगर मैं तीनों स्पेस एक्सिस को ले लूं एक्स वाई जेड और एक टाइम एक्सिस को ले लूं टी, तो टोटल 4D स्पेस में आ जाएगा चीजें। तब क्या बनेगा, मुझे ये लाइट जो इसका जो लाइन है, वर्ल्ड लाइन है, ये कोन बनाता हुआ दिखेगा। अभी हम देखेंगे, इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपको कभी पूछे कि ये पिक्चर, ये फिगर देख के बोलो, ये लाइन देख के बोलो कि दो लाइन दे दिया और बोला कि इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल विथ ए ग्रेटर वेलोसिटी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। तो ऐसा क्वेश्चंस अगर आपको कभी सामने आए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा ज्यादा एक्सिस में देखते हैं इसको,
फोर डायमेंशनल स्पेस में, तीन स्पेस कोऑर्डिनेट और एक टाइम एक्सिस। तो इसमें हम देखेंगे ये जो लाइट कोन था जो 45 डिग्री, लाइट का जो वर्ल्ड लाइन था 45 डिग्री पे बन रहा था, सिमिलरली हम ऐसे भी बना सकते थे। तो ऐसे बन के अगर मैं हर हर डायरेक्शन में इसको अगर देखूं तो मुझे कोन बनता हुआ दिखेगा। तो ये बन रहा है कोन, जो टाइम का पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जीरो से ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टाइम, फ्यूचर लाइट कोन। और नीचे वाला जो पार्ट बन रहा है कोन, उसको बोलेंगे पास्ट लाइट कोन। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, ये फॉरवर्ड कोन बोलते हैं, इसको बैकवर्ड कोन भी बोला जाता है। मेरा जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे बैठा है t इज इक्वल टू जीरो पे, इसीलिए मेरा फ्यूचर लाइट कोन उसका ऊपर वाला पार्ट को बोल रहा हूं मैं, और नीचे वाला पार्ट है पास्ट लाइट कोन। नाउ जो मेरा पार्टिकल है, कोई भी अगर फिजिकल ट्रेजेक्टोरी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, वो हमेशा इस रीजन में रहेगा, ये कोन से बाहर नहीं जा सकता, इसी रीजन में रहेगा। ये जो कोन का इनसाइड इनर जो रीजन है उसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टिकल, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने पढ़ा होगा, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से नहीं जा सकता। अगर इसका स्लोप 45 डिग्री से घट गया, स्लोप घट गया, तो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर ये तो फिजिकली आप नहीं बोल सकते, दिस दिस इज नॉट इंटरप्रिटेबल। सो आपका जो ट्रेजेक्टोरी रहेगा, कोई भी ट्रेजेक्टोरी, वो हमेशा वो लाइट कोन के अंदर ही आपको मिलेगा। तो ये था कुछ बेसिक चीजें जो हमने स्पेस टाइम डायग्राम में सीखा। अभी हम क्या सीखेंगे? हमारा जो प्रॉब्लम है, इस फिगर पे आप फोकस कीजिए। मान लीजिए ये जो ग्रीन कलर का लाइन है, ये मेरा पार्टिकल का ट्रेजेक्टोरी, जो मैंने W से रिप्रेजेंट किया था, आपको याद होगा, मेरा मूविंग चार्ज का ट्रेजेक्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है, एक्स कोमा टी, यहाँ पे सी टी बोलेंगे क्योंकि सी हमारा स्केलिंग फैक्टर है। एक्स कोमा टी, ये वाला जो चीज है, यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर है। यहाँ पे मुझे अगर यहाँ से मुझे देखना है वो जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसका जो सोर्स है, वो रिटार्डेड टाइम पे जाना पड़ेगा मुझे देखने के लिए, क्योंकि जो क्रिएट हो रहा होगा वो कुछ समय पहले से आ रहा होगा। तो इसीलिए मुझे बैकवर्ड लाइट कोन का यूज करना पड़ेगा। ये जो है येलो कलर का आपको जो कोन दिख रहा है, ये बैकवर्ड लाइट कोन है। बैकवर्ड लाइट कोन को यूज करके मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये जो है W ऑफ टी आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम एक्सिस में होगा वो सी टी आर बन जाएगा, क्योंकि यहां से मैंने बैकवर्ड लाइट कोन को यूज किया। क्योंकि मैं जब ऑब्जर्व करूंगा मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हमेशा सी या सी से कम स्पीड में ट्रेवल कर सकता है। तो हम बैकवर्ड लाइट कोन को यूज करेंगे यहाँ से ऑब्जर्व करने के लिए चीज को। तो इसलिए हमको सी टी आर का वैल्यू पता चल जाएगा यहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं, डो टी आर बाय डो टी को डिराइव करेंगे। एज इट इज एक्स और सी टी दो अलग अलग एक्सिस पे हमने लिया। ये हमने हमारा वर्ल्ड सॉरी हमारा ट्रैजेक्टोरी बनाया, ये हमारा ट्रैजेक्टोरी है, ये वर्ल्ड लाइन नहीं है, ट्रैजेक्टोरी है पार्टिकल का, जस्ट रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए मैंने बनाया है। इसका कोई वैसे कोई इंपॉर्टेंस ज्यादा है नहीं इधर। अगर मैं डो आर बाय डो टी लिखता हूँ, टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, ये सब फिक्स्ड है। ये आप ध्यान में रखिए क्योंकि इसका यूज होने वाला है यहाँ पे आगे। नेक्स्ट, ये जो डॉट आपको दिख रहा है रेड कलर का, यहाँ पे मेरा प्रेजेंट पोजीशन है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ से पहले एक लाइट कोन बनाया, बैकवर्ड लाइट कोन। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि रिटार्डेड टाइम टी आर, जो मैंने जस्ट पिछले स्लाइड में आपको दिखाया, तो रिटार्डेड टाइम टी आर बन जाएगा यहाँ पे सी टी आर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए, जो ये जो जहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा है उसको मैं W ऑफ टी आर बोलूंगा, क्योंकि ये मेरा रिटार्डेड पोजीशन को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट, हमको पता है एक्स एस इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू टी आर, एस इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू टी आर।
और टी आर का मतलब टी माइनस एस बाई सी है, और एस ये बन के आ जाता है, ये हमको पहले पता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, मैं कोई रिटर्डेड टाइम से थोड़ा आगे जा रहा हूँ, टी आर को टी आर प्लस डेल टी आर कर रहा हूँ, टी आर को अगर टी आर प्लस डेल टी आर में जाके देखता हूँ, तो मेरा एस वेक्टर चेंज होगा एस प्राइम वेक्टर में। तो और आर वेक्टर जो है, इसको मैं एज इट इज रखूंगा, क्योंकि मैं स्पेस कोऑर्डिनेट को फिक्स रख रहा हूँ। तो आर एज इट इज रहेगा, लेकिन एस प्राइम क्या हो जाएगा, आर माइनस डब्ल्यू ऑफ टी आर प्लस डेल टी आर, क्योंकि मैं टी आर टाइम से थोड़ा आगे का बात कर रहा हूँ, रिटार्डेड टाइम से थोड़ा आगे, डेल टी आर इज वेरी स्मॉल। तो अगर मैं बोलता हूँ ये डब्ल्यू ऑफ टी आर है, तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू ऑफ टी आर प्लस डेल टी आर। तो इसका करस्पॉन्डिंग जो टाइम एक्सिस पे आपको दिख रहा है वो सी टी आर प्लस डेल टी आर है। पैरेलल वर्ल्ड लाइन एक बनाऊंगा, और फिक्स्ड है हमारा एक्स फिक्स्ड है। तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो बन जाएगा सी ऑफ टी प्लस डेल टी। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉइंट सी टी दे रहा था, तो यहाँ पे टी आर प्लस डेल टी आर वाला जो वर्ल्ड लाइन वाला जो लाइट कोन वाला जो लाइन होगा, वो आपको देगा सी ऑफ टी प्लस डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, एस डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी प्लस सी इंटू, यहाँ पे था टी माइनस टी आर, तो अगर मैं एस प्राइम लूँ तो मैं टाइम को टी को डेल टी से इंक्रीज करूंगा और टी आर को डेल टी आर से इंक्रीज करूंगा, जो कि आपको यहाँ पे ग्राफ में भी दिख रहा होगा। दोनों को आगे भी यूज करने वाले हैं हम, तो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ एस प्राइम को मैं लिख सकता हूँ आर माइनस डब्ल्यू ऑफ टी आर प्लस डेल टी आर। नाउ डब्ल्यू ऑफ टी आर प्लस डेल टी आर को अगर मैं टेलर एक्सपेंशन करूँ, टेलर एक्सपेंशन, तो क्या बन के आएगा, डब्ल्यू ऑफ टी आर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू टी आर, तो डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी आर बन जाएगा वेलोसिटी, और प्लस डेल इंटू डेल टी आर, वेलोसिटी इंटू डेल टी आर, टेलर एक्सपेंशन का फॉर्मेट है बस। और उसके बाद जो भी टर्म आएगा वो डेल टी आर का हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे, स्क्वायर क्यूब एंड ऑल हायर ऑर्डर टर्म्स बनेंगे। हायर ऑर्डर टर्म्स में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला जो डेल टी आर है वो बहुत छोटा इंटरवल है, तो आगे जो भी टर्म होगा हम इसको ऐसे भी नेग्लेक्ट करने वाले हैं। सो नेग्लेक्ट करने के बाद बनता है आर माइनस डब्ल्यू टी आर, जिसको आप एस भी बोल सकते हैं, एस माइनस वी डेल टी आर। इतना तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आई गेस। सो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर मैं एस प्राइम का मैग्नीट्यूड का बात करूं, एस प्राइम का मैग्नीट्यूड ये क्या बनेगा, सिंपली इस चीज का स्क्वायर का रूट ओवर, टर्म वाइज अगर मैं जाऊं, एस स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल टी आर का स्क्वायर माइनस टू इंटू दिस, इसका रूट ओवर। लेकिन यहाँ पे जो डेल टी आर स्क्वायर का टर्म है, इसको हम इग्नोर करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है। इग्नोर करने के बाद, इसको नेग्लेक्ट करने के बाद ये बन के आता है। इससे क्या फायदा होगा आपको नेक्स्ट स्टेप्स में पता चल जाएगा। मान लो अभी हमने कंपेयर किया इक्वेशन 2 को एस डैश, और यहाँ पे जो हमने निकाला मैग्नीट्यूड फॉर्मेट से, ये दोनों चीज को अभी हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट किया है मैंने, बस एस को बाहर ले आया, एस स्क्वायर को बाहर ले आया, तो एस बन के बाहर आ गया, और यहाँ पे सेकेंड टर्म में डिवाइडेड बाय स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डेल टी आर एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूँ। बाइनोमियल से सिंपली अगर मैं यूज करूँ बाइनोमियल थ्योरम, तो ये वाला हाफ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी का जो टर्म आगे का टर्म है उधर फिर हायर ऑर्डर टर्म्स बनेंगे जो और भी स्मॉल होते जाएंगे, उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो सिंपली ये दोनों चीज को इक्वेट करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन के आ जाएगा सी टी माइनस टी आर, सी होल इंटू टी माइनस टी आर, ये बन जाएगा आपका एस, सी होल इंटू टी माइनस टी आर, ये बन जाएगा आपका एस, तो एस प्लस सी इंटू बाकी जो टर्म है डेल टी माइनस डेल टी आर इज इक्वल टू, इधर फिर एस मैंने अंदर ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया,
बस और कुछ नहीं, एस एस दोनों तरफ आरएचएस और एलएचएस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद कुछ इस प्रकार का बचेगा, सी को मैंने डिवाइड कर लिया लेके। नाउ यहाँ पे देखिए, मुझे चाहिए डो टी आर बाय डो टी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, अगर वेरी स्मॉल है डेल टी आर और डेल टी अगर बहुत स्मॉल है, तो डेल टी आर बाय डेल टी को मैं इक्वेट मतलब ऑलमोस्ट सेम बोल सकता हूँ, डो टी आर बाय डो टी के बराबर है। तो मैं डेल टी आर बाय डेल टी निकालना चाहता हूँ, डेल टी आर बाय डेल टी। तो मैं पूरा जो एल एच एस आर एच एस पूरा इक्वेशन जो है उसमें मैं डेल टी को डिवाइड कर दूंगा पूरा थ्रू आउट। डेल टी को डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करूंगा, तो मुझे डो टी बाय डो आर मिलके आ जाएगा कुछ इस प्रकार। तो जो हमको डिराइव करना था, मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने स्पेस टाइम अप्रोच में क्या क्या चीज़ किया। पहले हमने देखा कि हम डोटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट। तो हमारा जो बाकी जो स्पेस कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, मतलब इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ आर। यहाँ पे मैं डायग्राम में सिर्फ एस को रिप्रेजेंट किया हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, पर हम आर को लेके ही काम कर रहे हैं। आर फिक्स है, तो फिक्स लेके हमने काम किया। फिर आगे क्या किया, एक जगह मैंने यहाँ पे टेलर एक्सपेंशन किया, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड लिख के बाइनोमियल थ्योरम यूज किया, यूज करके फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया। सेम चीज को मैं अगर टाइम को कांस्टेंट रखूं, यहाँ पे मैंने स्पेस को कांस्टेंट रखा, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट रखूं मतलब ग्रेडियंट ऑफ टी आर निकालना है मुझे, क्योंकि हमको दो चीज निकालना था, एक था डो डो टी आर बाय डो टी और एक था ग्रेडियंट ऑफ टी आर। नाउ ग्रेडियंट ऑफ टी आर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अभी स्पेस को फिक्स नहीं रखूंगा, टाइम को फिक्स रखूंगा। टाइम को फिक्स रख के अगर मैं स्पेस में जो चेंजेस है डेल एक्स यहाँ पे निकालूंगा, या फिर डेल आर बोल सकते हो, वो निकालूं अगर, तो मुझे एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का बन के आ जाएगा। डेल टी आर का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एस वेक्टर डिवाइडेड बाय एस सी माइनस एस वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ये जो चीज है ना, ये आपको सेम प्रोसीड्योर में आना है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले फिक्स माना किसी चीज को, फिर उसके बाद टेलर, फिर उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये यूज करके फिर आ गया। ऐसे ही आप इसको भी निकाल सकते हैं, एकदम सेम प्रोसीड्योर है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज को लेके फिर पुट भी करना है और आगे भी बहुत सारा स्टेप्स बाकी है। तो हमने ये चीज डिराइव कर लिया था, ग्रेडियंट ऑफ एस डॉट वी, जहां पे मुझे टी आर का वैल्यू पता नहीं था, अभी पता हो चुका है। और नाउ और एक टर्म जो था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ग्रेड फाइव में यहाँ पे एस सी तो था, ग्रेडियंट ऑफ एस सी और ग्रेडियंट ऑफ एस डॉट वी दोनों था। एस डॉट भी मैंने निकाल लिया, ये वाला था, डेल टी आर का वैल्यू पुट करके निकल जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ एस भी तो चाहिए हमको, तो ग्रेडियंट ऑफ एस के लिए मैंने क्या लिखा, ग्रेडियंट ऑफ एस को मैं लिख सकता हूँ ग्रेडियंट ऑफ सी होल इंटू टी माइनस टी आर, एस का वैल्यू। नाउ ग्रेडियंट ऑफ टी तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि टी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पेस, तो ग्रेडियंट ऑफ टी जीरो आ जाएगा। बचा ये वाला टर्म, तो सी माइनस सी ग्रेडियंट ऑफ टी आर। तो दोनों चीज को इवेल्युएट करने के लिए ग्रेडियंट ऑफ टी आर नेसेसरी था, जो कि हम डिराइव मतलब उसी टाइप का डेरिवेशन कर चुके हैं, आप वो इजीली देख सकते हैं, या फिर आप ग्रिफिथ्स में जाइए, उसमें और भी थोड़ा सा सिंपलर डेरिवेशन मिल जाएगा। नाउ इसको अगर मैं लिखूं, एस सी और ग्रेडियंट ऑफ एस सी और ग्रेडियंट ऑफ एस डॉट वी का वैल्यू को पुट करूं लेके यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करूंगा दोनों का वैल्यू लेके, तो ये बन के आ जाएगा। कैसे बन के आया, v को v एज इट इज रखा, और बाकी जो भी था सी डेल आर यहाँ पे c के साथ c मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर बन गया, डेल आर को कॉमन ले लिया, और बाकी सारा टर्म ऐसे ही सिंपल जैसे था वैसे ही रखा, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो एक माइनस था, वो माइनस ये वाला माइनस से कैंसिल आउट कर दिया मैंने। नेक्स्ट, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना मुझे, मेरा टारगेट है फील्ड निकालना। ग्रेडियंट ऑफ फाइव निकाल चुका हूँ, डो ए बाय डो टी भी चाहिए, ग्रेड फाइव माइनस डो ए बाय डो टी। डो ए बाय डो टी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ये वाला जो पूरा टर्म मैंने जो निकाला हुआ था, जिसमें मुझे फाइनली डो टी आर बाय डो टी चाहिए था, जिसका वैल्यू मैंने अभी जस्ट
स्पेस टाइम डायग्राम यूज करके डिराइव किया, एस सी डिवाइडेड बाय एस सी माइनस एस वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ये हम यूटिलाइज करेंगे कुछ समय बाद। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कैसे ला रहे हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एज आई सेड दोनों टर्म का आ जाएगा मिलके, तो दोनों टर्म को लिखेंगे, ग्रेड फाई को भी लिखेंगे और डो ए बाय डो टी दोनों को लिखेंगे। सिंपली कुछ भी चेंजेस नहीं किया, सिंपली ये दोनों को वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट कर दिया। अभी एक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए हम u वेक्टर एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं। लेट अस डिफाइन समथिंग कॉल्ड u वेक्टर व्हिच इज सी एस कैप माइनस वी वेक्टर, सी एस कैप माइनस वी वेक्टर। इससे क्या फायदा होगा आपको कुछ समय बाद पता चल जाएगा, थोड़ी ही देर में। एक्चुअली इतना लंबा जो एक्सप्रेशन हो रहा है इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं हम इससे। ना अगर u वेक्टर है सी एस माइनस वी वेक्टर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं s के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं u वेक्टर का, तो ये बन जाएगा एस सी माइनस एस डॉट वी। तो आपको थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा होगा ये चीज क्यों किया गया है। एस सी माइनस एस डॉट वी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बहुत सारे जगह में एस सी माइनस एस डॉट वी है। तो इस चीज को मैं सिंपली एस डॉट यू लिख सकता हूँ। तो आगे का सिंप्लीफिकेशन देखो, तो इसमें क्या हो सकता है, एस डॉट यू का वैल्यू लेके इस हर जगह में हम पुट करने वाले हैं बस। तो इसको मैं बोल सकता हूँ E इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एस डॉट यू। एस डॉट यू यहाँ पे भी था, तो ये वाला चीज को मैंने एस डॉट यू कॉमन में लिखा हुआ है। इधर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला टर्म एज इट इज रखा है। देन v वाला जो टर्म है, ये वाला जो v वाला टर्म है माइनस फाइव वी डिवाइडेड बाय ये वाला जो टर्म है, और ये वाला जो टर्म है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। देखो ध्यान से, माइनस फाइव वी डिवाइडेड बाई ये चीज और ये चीज दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये दोनों कट गए। और ये वाला जो टर्म है ये मैंने एज इट इज रखा हुआ है। बाकी बचा ये लास्ट, इसमें क्या हो रहा है देखो, v बाय सी स्क्वायर ये वाला चीज एज इट इज है, ठीक है, v बाय सी स्क्वायर एज इट इज रखा है। एंड माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एस डॉट यू ये मैंने कॉमन ले लिया है पूरा से, तो कॉमन लेके यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, तो ये वाला टर्म फिर एज इट इज आ गया इधर। तो ये बहुत थोड़ा लेंदी दिख रहा है पर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, अभी मेरा टाइम आ गया है यूज करने का, ग्रेडियंट ऑफ टी आर और डो टी आर बाय डो टी। तो इन दोनों का वैल्यू में भी आप डिनोमिनेटर में सेम चीज को दिख रहे हैं, तो एच डॉट यू यहाँ पे भी मैं रिप्लेस कर दूंगा डिनोमिनेटर में। रिप्लेस करने के बाद सिंपली हम लेके यूज करेंगे ये वाला इक्वेशन में, तो यूज करने के बाद हमको फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डेल टी आर मतलब ग्रेडियंट ऑफ टी आर और डो टी आर बाय डो टी जहां जहां पे था वहां पे उनका वैल्यूज को पुट कर दो, रिप्लेस कर दो, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे जो फाइव ए डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर एस सी बाय एस डॉट यू है, इसको भी मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया है, कॉमन ले लिया है, फाइव बाय एस डॉट यू माइनस फाइव बाय एस डॉट यू को कॉमन ले लिया, लेके इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया। फिर क्या किया, फिर इनको सिंप्लीफाई किया ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को। इसमें सिंपली क्या हुआ देखो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एस डॉट ए डिवाइडेड बाई एस डॉट यू, ये तो दोनों के टर्म में कॉमन है, तो ये और ये टर्म दोनों में ये चीज कॉमन है, उसको निकाल लिया। और फिर जो भी कॉमन बन के जो टर्म आ रहे थे वी एस बाय सी पहले टर्म से और इससे, इन दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर क्या किया, हमको पता है u वेक्टर इज इक्वल टू सी एस माइनस वी, ये वाला हमने डिफाइन किया पिछले स्लाइड में। तो फिर इससे हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं सिंपली माइनस एस बाय सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं, तो ये माइनस एस प्लस वी एस बाय सी को हम माइनस एस यू वेक्टर डिवाइडेड बाय सी लिख सकते हैं। तो ये वाला चीज क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस एस प्लस वी एस बाय सी, ये वाला चीज को फिर हम रिप्लेस करेंगे। कुछ नहीं किया, बस सिंपली रिप्लेसमेंट किया।
नाउ आगे देखो क्या कर रहे हैं हम। रिप्लेसमेंट के बाद हम क्या करेंगे, फाइव बाय एस डॉट यू एज इट इज था, और इधर एस बाय सी, एस बाय सी और एस बाय सी दोनों ही टर्म से हम बाहर निकाल लिए। दोनों टर्म से बाहर निकालने के बाद और एस डॉट यू को भी कॉमन ले लिया। एस डॉट यू फर्स्ट टर्म में था तो ये एस डॉट यू का होल स्क्वायर हो गया, पर सेकंड टर्म में एस डॉट यू नहीं था, तो ऊपर एक मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्योंकि नहीं था ना सेकंड टर्म में एस डॉट यू डिनोमिनेटर में, तो उसको न्यूमिनेटर में भी एक मल्टीप्लाई किया गया है। तो इतना करने के बाद फर्दर हम क्या करेंगे, बी ए सी सी ए बी रूल, मैंने बोला था वो वाला जो ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रूल था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला जो रूल था, सेम चीज को अप्लाई किया यहाँ पे भी, बी ए सी और सी ए बी। इसको अगर अप्लाई करेंगे तो इसको आप एस क्रॉस ए क्रॉस यू भी लिख सकते हैं, आप करके देखिए, आप यही मिलेगा आपको। तो फाइनली जो ई वेक्टर है वो क्या बन के आ रहा है, इस चीज को टोटली एस डॉट ए क्रॉस यू लिख सकता था मैं, पर इसको मैं अगर माइनस करके लिखूं तो यू क्रॉस ए लिख सकता हूँ, माइनस एस क्रॉस यू क्रॉस है। माइनस क्यों लिख रहा हूँ उसका भी एक रीजन है, क्योंकि इधर माइनस और माइनस कॉमन चला जाएगा और बाहर के माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके यहाँ पे हर जगह आपको प्लस ही दिखेंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली निकल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है ये। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव हो गया है। अब कहाँ जाएंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करने के लिए क्या होगा, कर लेना पड़ेगा किसका, ए का। बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। ए का मतलब आपको पता है, ए का मतलब था वी वाई सी स्क्वायर इंटू फाइव, वी वाई सी स्क्वायर इंटू फाइव, ए वेक्टर पोटेंशियल जो लिनियर विचर्ड पोटेंशियल में हमने पढ़ा था। नाउ कर्ल ऑफ वी फाइव वाई सी स्क्वायर को कैसे हम इवेलुएट करेंगे, पहले तो आप सी स्क्वायर को आप बाहर ले आइए, वन बाई सी स्क्वायर ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। नाउ ये कर्ल को जब आप ऐसे एक्सप्रेशन है, एक आइडेंटिटी है जो जिसमें हम कर्ल ऑफ स्केलर इनटू वेक्टर, स्केलर फील्ड इनटू वेक्टर फील्ड करते हैं, उसमें दो टर्म निकल के आता है। वही चीज को, वही आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो यहाँ पे फाइ इंटू कर्ल ऑफ वी माइनस वी इंटू ग्रेडियंट ऑफ, मतलब क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फ्राई। तो ये वाला चीज आपका बन के आ जाए ना। आपको पता है, एक्चुअली आप याद कीजिए, ग्रेडियंट ऑफ फाइ हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बहुत समय उसमें काम किया था हमने, फिर उसके बाद डिराइव किया था। कर्ल ऑफ वी भी हम निकाल चुके हैं, कुछ दो तीन स्लाइड पहले शायद आपको, आप जाके देखिए, पीछे जाके देखिए, आपने जो नोट किया है, कर्ल ऑफ भी हम निकाल चुके हैं कुछ समय पहले। कर्ल ऑफ वी और ग्रेडियंट ऑफ फाइ दोनों का वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे हम कैसे, देखो पहले तो हम वन बाई सी स्क्वायर रखे, फाइव इंटू कर्ल ऑफ भी हमने जो निकाला था वो माइनस ए इंटू क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ टी आर, ये निकला था, माइनस वी क्रॉस, उसके बाद बाकी का सारा टर्म जो भी आएगा वो ग्रेडियंट ऑफ फाइव से आएगा। तो माइनस वी क्रॉस ये वाला जो चीज आपको दिख रहा है, ये ग्रेडियंट ऑफ फाइव है। फर्दर अगर हम जाएंगे, फाइव का वैल्यू को पुट करेंगे, फाइव का वैल्यू है ये चीज, और बाकी और क्या दिख रहा है आपको पुट करना है, ग्रेडियंट ऑफ टी आर, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ टी आर है, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ टी आर है, तो इन दोनों का वैल्यू भी आपको पता है, ग्रेडियंट ऑफ टी आर का वैल्यू, वो भी आप पुट करेंगे यहाँ पे। पुट करेंगे तो क्या बन के आएगा, देखिए बहुत लंबा एक्सप्रेशन है, ध्यान से स्लोली स्लोली देखते हैं। वन बाय सी स्क्वायर यहाँ पे रखा है एज इट इज है, फाइव के जगह ये वाला चीज पुट कर दिया है, माइनस ए क्रॉस डेल टी आर का वैल्यू ये वाला पुट कर दिया है, सिर्फ वैल्यूज पुट किया है, इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। माइनस भी एज इट इज है, क्रॉस क्यू सी बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला चीज है। देन यहाँ पे मैं एस स्क्वायर, ये स्क्वायर की जगह क्यूब लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डेल टी आर का वैल्यू मैंने पुट किया, एस सी माइनस एस डॉट भी यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो उसको फिर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जो एस सी माइनस एस डॉट वी था वो भी कॉमन ले लिया, तो क्यूब बन गया। लेकिन आप देख सकते हैं वी के पास तो कुछ ऐसा टर्म है नहीं,
तो इसीलिए v के साथ फिर मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं होल चीज से कॉमन ले रहा हूँ एक चीज को तो इधर भी होना चाहिए था ना। तो इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर से निकाल के ले लिया। या पेन पेपर से करके देखिए अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में क्या चीज हो रहा है। देन फिर से सेम चीज को फिर रिकॉल कीजिए। u जो हमने मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन किया, u इज इक्वल टू सी एस कैप माइनस वी। तो फिर एस डॉट यू बन के आ रहा था ये वाला चीज। तो अभी क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। एस डॉट एस सी माइनस एस डॉट बी, एस सी माइनस एस डॉट बी, एस सी माइनस एस डॉट बी, सारा एस सी माइनस एस डॉट बी के जगह में वही चीज पुट करेंगे। तो 1/c² क्यू सी बाय 4πε0 एस सी माइनस एस डॉट बी, और एस सी माइनस एस डॉट बी यहाँ पे है। तो ये एस सी माइनस एस डॉट बी को हम एस डॉट यू बोल सकते हैं। पर यहाँ पे एस डॉट यू तो है, पर दो बार है, तो एस डॉट यू का होल स्क्वायर होना चाहिए था, पर हमने कॉमन में लिखा है एस डॉट यू का होल क्यूब। मतलब एक एस डॉट यू फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो इसलिए ए क्रॉस एस के साथ हमने एस डॉट यू भी मल्टीप्लाई किया। माइनस माइनस कट गया है ऑलरेडी। माइनस वी क्रॉस ये जो लिखा है क्यू सी बाय 4πε0, ये ऑलरेडी हम कॉमन में निकाल चुके हैं बाहर। देन 1/sc माइनस एस डॉट बी का होल क्यूब, ये ऑलरेडी बाहर निकल चुका है एस डॉट यू का होल क्यूब। इसीलिए एक्चुअली यहाँ पे एस डॉट यू का होल क्यूब था, इसीलिए हम पहले के टर्म में भी सेम चीज को किए हैं। एस डॉट यू का होल क्यूब को बाहर निकाले, स्क्वायर को नहीं निकाले, क्यूब को निकाले। देन फर्दर यहाँ पे है आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एस डॉट है, ये वाला सेम चीज जैसे था वैसे लिख दिया। और ये वाला जो टर्म है एस सी माइनस एस डॉट बी को एस डॉट यू लिख दिया इंटू वी। तो आपको दिख रहा है हमने सेम चीज को वापस लिख दिया है, बस ये वाला चीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया ये वाला इक्वेशन में। फर्दर क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं है, बस एक चीज है v क्रॉस ये वाला जो टर्म है v क्रॉस v क्रॉस v जो आएगा वो तो जीरो बन जाएगा, बिकॉज a क्रॉस b होता है ए बी साइन थीटा। अगर सेम पैरेलल वेक्टर है तो थीटा इक्वल टू जीरो, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाता है पैरेलल वेक्टर्स के लिए। तो ये वी क्रॉस वी वाला टर्म यहाँ पे जीरो बन के आ जाएगा। बाकी जो है वो सिंपली वी क्रॉस एस है, तो वी क्रॉस एस करके लिख दिया है मैंने। देन सेम चीज को फिर से लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एस डॉट यू ए क्रॉस एस था, यहाँ पे क्रॉस एस है, यहाँ पे भी क्रॉस एस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्रॉस एस वाला चीज को कॉमन ले सकता हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है वो यूज कर रहा हूँ मैं। तो सिंपली इधर एस डॉट यू इंटू ए, और इधर ये चीज इंटू वी, इन चीज का होल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया मैंने एस के साथ, क्योंकि दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट था एस के साथ, तो ये चीज कर दिया। देन फर्दर क्या कर सकता हूँ, इससे क्या फायदा हो रहा है देखो, 1/c² क्यू सी बाय 4πε0, जो एस क्रॉस होके था इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, दिस क्रॉस एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस क्रॉस दैट थिंग, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस है। यही चीज मैंने किया है, इसको मैंने एस माइनस एस क्रॉस दिस कर दिया है, दिस क्रॉस एस इसको माइनस एस क्रॉस दिस कर दिया है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये होगा कि अगर मैं ये बोलूं कि एस क्रॉस यू का वैल्यू क्या है, ध्यान दो एस क्रॉस यू में क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा, एक सेकंड। एस क्रॉस यू क्या है, एस क्रॉस यू, यू का वैल्यू हमको पता है सी एस वेक्टर माइनस वी, और इससे पता चल जाएगा एस क्रॉस सी एस वेक्टर, ये वाला तो जीरो आ जाएगा, बस सेकेंड टर्म बचेगा एस क्रॉस वी माइनस एस क्रॉस वी। तो आप यहाँ पे देखिए जहां पे आपको माइनस एस ये दिख रहा है ना, माइनस एस, और यहाँ पे है वी, तो माइनस एस क्रॉस वी यहाँ पे दिख रहा है, माइनस एस क्रॉस वी यहाँ पे भी दिख रहा है, माइनस एस क्रॉस वी। तो ये दोनों टर्म में माइनस एस क्रॉस वी है, तो माइनस एस क्रॉस वी को मैं फिर एस क्रॉस यू भी लिख सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये चीज को फिर से दिखाया। तो सिंपली मैंने क्या किया, माइनस एस क्रॉस वी की जगह एस क्रॉस यू कर दिया, एस क्रॉस यू कर दिया। तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा ऐसा कुछ बन के आ गया। नाउ ये करने से क्या फायदा हुआ, एस क्रॉस वी और एस क्रॉस यू को चेंज करने में क्या हुआ, मेरा बी ए सी ए बी रूल, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला रूल वापस से यूज हो पाया यहाँ पे। यूज करने से क्या बन के आ गया,
फाइनल एक्सप्रेशन जो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ इस प्रकार आ रहा है। नाउ देखो, अगर मैं इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, एकदम सेम ही चीज कुछ हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यू है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यू है, एस क्रॉस यू क्रॉस है, एस क्रॉस यू क्रॉस है, ये भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एस वेक्टर है, यहाँ पे एस का मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे एस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे एक सी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। नाउ इधर एस वेक्टर को मैं एस इंटू एस कैप लिख सकता हूँ। एस वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू डायरेक्शन ऑफ एस, एस इंटू एस कैप। इससे क्या बनेगा, तो देखो ये बन के आ रहा है कि नहीं, बी इज इक्वल टू 1/c, 1/c का फैक्टर था, और बाकी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख रहा हूँ एस कैप क्रॉस ई। तो एस कैप के साथ अगर क्रॉस ई कर दूं तो एस एस कैप में इसको लिख रहा हूँ, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बी में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये चीज आपको बन के आ जाएगा। तो ये जो स्लाइड में आपको सारा चीज दिख रहा है, ये फाइनली आपको जानने का चीज है। इससे पहले तो सारा मैथमेटिक्स था, जो आपको याद रखना है वो ये दोनों टर्म है। आप या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड याद रख लो, फिर उसके बाद बी का इन रिलेशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आप बन के आ रहे हैं वो याद रख लो, तो इससे आपको दोनों चीज याद हो जाएंगे। एस एस का मतलब क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए, कि आप ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, एस का मतलब ही भूल गए। एस का मतलब है, एस आपको याद होगा, एस क्या है, वेक्टर दैट इज कनेक्टिंग द जॉइनिंग द पोजिशन, द रिटार्डेड पोजिशन, और जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल या फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। और तो एस कैप क्या बन जाएगा, उसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। सो द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर जॉइनिंग द मूविंग चार्ज एंड द पॉइंट पी। नाउ इस चीज को अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि एस का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, एस एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो आज के लेक्चर में जो भी हमने सीखा काफी मैथमेटिकल था, पर एनीवेज अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप में बहुत पेशेंस है। आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट एक्चुअली। एंड तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।